रिव्यू का मतलब क्या है या पर्पज क्या है? संविधान की सर्वोच्चता को मेंटेन रखना। क्योंकि मैंने बताया था ये भी कि डेमोक्रेसी में इंपॉर्टेंस किस चीज का है? हमारे राइट्स का। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो हमारे लिए राइट्स हैं, ठीक है। फिर हमारा कल्याण हो तो डीपीएसपी के रूप में वो मौजूद है कि राज्य ये काम करे। इसके अलावा तो सारी चीजें इंस्टीट्यूशन है, वो तो कोई ना कोई संस्था है, ठीक है। तो संस्था तो किसी भी संस्था को किसी भी दृष्टि से मूल अधिकारों से ऊपर तो रख नहीं सकते आप, ठीक है। या किसी भी संस्था को इतनी पावर तो होनी नहीं चाहिए कि वो संविधान को भी क्रॉस कर जाए या संविधान के प्रावधानों को भी क्या कर जाए, उसको उससे आगे बढ़ जाए या उसके प्रावधानों को न माने। ऐसा तो संभव नहीं है। यानी कि हमको सुपीरियरिटी किसकी रखनी है? संविधान की सर्वोच्चता को बचा के रखना है। और ये जिम्मेदारी किसको दी गई? न्यायपालिका को, ठीक है। न्यायपालिका का काम है कि भाई वो चाहे एग्जीक्यूटिव का कोई काम हो, कार्यपालिका का कोई काम हो या विधायिका का कोई काम हो, उस पर नज़र बनाए रखे। और अगर उसे लगता है कि कोई भी काम यदि संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है तो उसे क्या कर दे? शून्य घोषित कर दे, नल एंड वाइड कर दे, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दे, ठीक है, जिससे कि सरकार उसको लागू न कर पाए। यही है न्यायिक समीक्षा। तो न्यायिक समीक्षा का मतलब समझ गया कि न्यायिक समीक्षा होता क्या है। न्यायिक समीक्षा का आधार हमें मिल गया कि किन किन ग्राउंड्स पे न्यायिक समीक्षा होती है, ठीक है। और न्यायिक समीक्षा का महत्व क्या है, मैंने न्यायिक समीक्षा में कोर्ट क्या करता है, ठीक है। तो बेसिक काम क्या है उसका? संविधान की सर्वोच्चता को बचाए रखना, दूसरा हमारे संघीय ढांचे को बचाए रखना और नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखना, ठीक है। क्लियर? चलिए। न्यायिक समीक्षा में सर ये मूल संरचना के बारे में बेसिक जो स्ट्रक्चर है मतलब वायलेशन नहीं किया जाता। क्या कह रहे हैं? न्यायिक समीक्षा में ये चीज देखा जाता है ना सर, मूल संरचना है हाँ, ठीक है। उस पर तो एक क्वेश्चन आया था, संविधान और संवैधानिकता के बीच क्या अंतर है? भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित मूल संरचना के सिद्धांत के बारे में गंभीरता से जांच। आप पहले दिन थे कि नहीं? नहीं, इसीलिए आप संविधान और संवैधानिकता का अंतर नहीं समझ रहे हैं। मैंने फर्स्ट डे लिखाया था ना और बोला था कि ये सब टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन आया भी हुआ है, ठीक है ना। संविधान क्या है और संवैधानिकता क्या है, दोनों को आप अलग अलग जानिएगा, तभी आप दोनों का अंतर बता पाइएगा, ठीक है। चलिए, अंतर क्या है बताइए। एक चीज और इसमें रिव्यू में रह गया है, वो अभी एक पैराग्राफ और बचे पढ़ चलेंगे। क्या हुआ? हाँ, यहाँ भी पढ़ सकते हैं इसको, इसका जिक्र कई जगह आएगा, ठीक है ना। चलिए, अब एक चीज और लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, पैराग्राफ चेंज करके, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा के क्रम में निम्नलिखित दृष्टि से विचार करते हैं। विचार करते हैं, ठीक है, कि कार्यपालिका अथवा विधायिका का कोई कृत्य ठीक है, कि अब डैश देके 1 2 3 करके लिखेंगे, ठीक है ना। 1,
कोई कृत्य डैश क्या मूल अधिकारों का हनन करता है? क्या मूल अधिकारों का हनन करता है? दूसरा, क्या संबंधित संस्था के क्षेत्राधिकार से बाहर है? क्या संबंधित संस्था के क्षेत्राधिकार से बाहर है? तीसरा, क्या संविधान के प्रावधानों के विपरीत है? ठीक है, क्लियर? यानी कि अगर आप जज हैं और आपके सामने कोई कानून आए या कोई आदेश आए तो आप किस दृष्टि से इसका परीक्षण करेंगे? तो पहला चेक आप करेंगे कि क्या मूल अधिकारों को छीन रहा है? नहीं। दूसरा टेस्ट आप क्या करेंगे? क्या ये मतलब जो संस्था बना रही है इस आदेश को निकाल रही है, क्या संविधान ने उसको इसके लिए अधिकृत किया है कि नहीं किया है? अगर उसके क्षेत्राधिकार से ही बाहर है तो वो उसको गैर संवैधानिक घोषित कर देगा। तीसरा टेस्ट क्या करेगा? क्या ये संविधान के विपरीत तो नहीं है? ये टेस्ट करके आप कर सकते हैं। ठीक है, ये है। अब जैसे यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन जो आता है कि मैंने ये पहले ही दिन डिस्कस किया था कि अमेरिका में जो जुडिशरी है वो अपनाती है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का सिद्धांत, विधि की उचित प्रक्रिया। ठीक है, विधि की उचित प्रक्रिया का मतलब ये होता है कि क्या जो कानून है जिसने जो बना अधिकृत है वही बना रहा है, इसके साथ साथ ये भी चेक करना कि क्या जो कानून बना है वो उचित है कि नहीं, क्या वो रीजनेबल है, क्या वो तार्किक रूप से बनाया गया है, उसमें कोई पक्षपात या मनमानापन तो नहीं है। ठीक है, पर इंडिया की जब बात आएगी तो इंडियन जुडिशरी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत है हमारे यहाँ। तो हमारी जुडिशरी का पावर क्या है? लिमिटेड है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू करते समय अगर हम कहें कि अमेरिका की न्यायपालिका और अपनी न्यायपालिका की तुलना करिए तो कहाँ पे ज़्यादा शक्तियाँ हैं? अमेरिका में। क्यों? क्योंकि वो विधि की उचित प्रक्रिया के सिद्धांत का पालन करते हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जिसमें वो ये चेक करेंगे कि भाई जो आपने ये इनाम देने का तरीका बताया, याद है ना, तो वो तरीका सही है कि नहीं। ठीक है, पर हमारे यहाँ क्या है, वो ये देखेगा, केवल ये देखेगा कि हाँ तरीका जो बना था उसका पालन हो रहा है कि नहीं। अब वो तरीका सही है कि नहीं उस पर हमारा कोड नहीं जाएगा। ठीक है ना? तो अगर हम कंपैरिजन करें दोनों का तो हम कहेंगे कि भारत की न्यायपालिका की जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति है वो लिमिटेड है। वो ये चेक करेगी कि मूल अधिकार का हनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। वो देखेगी जिसने बनाया है उसके अधिकार में वो है कि नहीं है, अगर है तो ओके है, वो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है कि नहीं है कि तो ओके है। वो ये नहीं चेक करेगा कि उस कानून में या उस काम में तार्किकता है कि नहीं। जैसे अभी फार्म बिल जो है या फार्म एक्ट जो एक्ट हमारे यहाँ है, तीनों कानून जो है, तो इसमें क्या है, अगर आप कंटेंट के आधार पर जाइएगा तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सरकार ने अपनी शक्ति का यूज करके बनाया है। तो हमारी समीक्षा कराएंगे भी तो भी न्यायालय कहेगा कि इट्स वैलिड। ठीक है, पर क्या है, मंशा वाली बात है। पर अगर यही बात अमेरिका होता तो क्या कहता कि भाई आपकी मंशा ठीक नहीं है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, खारिज करते हैं, क्योंकि वहाँ दूसरा सिद्धांत है, वहाँ जुडिशियल सुप्रीमेसी का कॉन्सेप्ट चलता है, हमारे यहाँ नहीं है। अब जुडिशियल सुप्रीमेसी का कुछ नुकसान भी है जो मैंने पहले दिन डिस्कशन में बताया था। ठीक है, उसमें फिर संतुलन क्या होने लगता है, बिगड़ने लगता है, तो फिर वो दिक्कत है। तो हमने वो सिद्धांत नहीं लिया, हमने इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात कही। हमारे यहाँ न्यायपालिका क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए
हमको न्यायपालिका सर्वोच्च नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। नहीं है, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। ब्रॉडली कॉन्सेप्ट जो यूज करते हैं उसमें हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं है। क्या मेनका गांधी में मैंने बताया नहीं था कि भाई उसने वो व्यू ले लिया तो ले लिया, पर वो ये स्थापित नियम नहीं है हमारे यहाँ संविधान में। चेंज कोई नहीं है। अभी भी आर्टिकल 21 आप पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा हुआ है? प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, पर वो व्यू में चेंज कर लिया गया। ठीक है, पर वो हर मामले में लागू नहीं होगा। ठीक है, वो कोर्ट अपना कुछ कुछ मामलों में विवेकाधिकार ले लेता है। ठीक है, बीच की स्थिति कह सकते हैं। हाँ, सिंथेसिस ऑफ अमेरिकन कॉन्सेप्ट एंड ब्रिटिश कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। एकदम सही है। ब्रिटेन में क्या है, वहाँ पार्लियामेंट सुप्रीम है, वहाँ जुडिशरी बेचारी दब के रहती है। वो जो चाहे वो कानून बना देंगे, उसी के अकॉर्डिंगली आपको काम करना है, और उसके किसी कानून को आप वहाँ पे चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं। ब्रिटेन में आप नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पार्लियामेंट सुप्रीम है। और अमेरिका में क्या है? जुडिशरी सुप्रीम है, यानी कि वो किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। किस आधार पे? तो भाई प्रोसीजर के आधार पे तो कर ही सकती है, साथ साथ वो कंटेंट के आधार पे भी कर सकती है कि भाई आपकी जो मंशा है वो भी क्या है? गड़बड़ है, या आपका तरीका जो है वो तार्किक नहीं है, रीजनेबल नहीं है, कर देगी, बात खत्म। ठीक है, अब इसमें लास्ट एक चीज जो बच जाती है वो 9वीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा। ठीक है, तो एक हेडिंग थोड़ा सा ले लीजिए। हाँ, प्रोसेस, हाँ ठीक है, एकदम कर सकते, एकदम करता है, तो हम कह ही रहे हैं। तो वो यहाँ नहीं कर पाए, वही ना कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तार्किक रूप से, जैसे आप फंडामेंटल राइट वाली क्लास में थी कि नहीं? 21 में नहीं थी ना, तो मैंने वहाँ पुरस्कार देने का एक तरीका बताया था ना, सबको याद है? तो कितने लोग उस तरीके से पुरस्कार चाहिए? ठीक है, जैसे हम ये कह रहे हैं, मैंने ये एग्जाम्पल लिया था, हालांकि कुछ कुछ इसी प्रकार के मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि आसानी से समझ में आ जाए सबको। हालांकि आप लोग की क्लास में इस तरह के एग्जाम्पल नहीं होने चाहिए, थोड़ा और बढ़िया एग्जाम्पल होने चाहिए। जैसे मैं कहा हूँ कि किसी को मान लीजिए कोई पुरस्कार देने की का कानून बना कि भाई हम किसी को पुरस्कृत करेंगे, किसी भी विशेष को। ठीक है, अभी जो गोल गोल चश्मा लगाते हैं उनको हम पुरस्कार देंगे। पुरस्कार देने का तरीका क्या होगा कि भाई हम उसको पहले 5th फ्लोर के बिल्डिंग पे ले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे स्टेज रहेगा और उसको वहां से जंप कराएंगे, एंड देन अब हमको यहाँ पे इसको पुरस्कार देंगे। ये तरीका बनाना एक समझने के लिए। तो क्या ये प्रोसीजर लॉजिकल है? क्या ये फेयर है, रीजनेबल है? नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें बात ये आएगी कि भाई ये तो नहीं है, पर लोकसभा में या राज्यसभा में इसको उचित प्रक्रिया से बनाया गया कि हाँ भाई बिल लाया गया, वोटिंग कराई गई, ये कराया गया, मैंने जो प्रोसीजर है फॉलो किया गया, पर ये प्रक्रिया तो रीजनेबल नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो आप जाइएगा कि भाई हमारा आर्टिकल 21 में लाइफ का अधिकार बचाइए, तो वो क्या देखेगा कि भाई प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, आपको पुरस्कार के लिए चुना गया है कि नहीं नियम के तहत? हाँ तो चुना गया है सर, गोल चश्मा पहनते हैं, चुना गया है, तो भाई वो दे भाई इस तरह से बिल्डिंग में ले जाया जा रहा है कि नहीं? तो हाँ सर ऐसे ही ले जा रहे हैं। भाई लिफ्ट से जा रहे हैं? हाँ लिफ्ट से जा रहे हैं। वहाँ से जंप कराया जा रहा है कि नहीं? हाँ कराया जा रहा है। तो भाई ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो हम किस बात को तुमको क्या बचाएं तुम्हारे लिए? ठीक है, पर जब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का सिद्धांत आएगा तो वो देखेगा कि ये प्रक्रिया लॉजिकल है क्या? भाई ये तो एकदम इरेशनल है, इस प्रकार की प्रक्रिया होनी नहीं चाहिए, इस तरह का नहीं होना चाहिए, या माइंड एप्लीकेशन नहीं कराया गया है, तो वो कहेगी नहीं नहीं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये हो गया। ठीक है ना, मनसा। तो मनसा कैसे पता चलेगा? तो भाई इस तरह की अगर मनसा तो है उसको मारने का, पर नाम दे रहे हैं पुरस्कार का। ठीक है, तो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जब सिद्धांत आएगा तो वहां पे ये चेक हो पाएगा। ऐसे प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय लॉ में वो चेक आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर वही वो अनडेमोक्रेटिक है ना भाई, वो चुनाव जनता नहीं ना करती है उनका। वो अगर जैसे डेमोक्रेसी का मैंने पहले ही दिन बताया था ना 4-5 टेस्ट, उसमें बताया जाएगा ना फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कौन होनी चाहिए? जनता द्वारा चुनी गई सरकार। और बेसिकली ये है कि ये क्वेश्चन अभी आएगा कि
न्यायिक उत्तरदायित्व, जिस प्रकार से कार्यपालिका और विधायिका को उत्तरदायी संविधान में बनाया गया है, उस प्रकार से जुडिशरी को उत्तरदायी नहीं बनाया गया है। भाई जज किसी डिसीजन के प्रति उत्तरदायी होते हैं? आपको जवाब देने आएंगे? कभी नहीं आएंगे। आप पूछने भी नहीं जा पाइएगा, घुसने ही नहीं देगा सब आपको। कितने लोगों ने सुप्रीम कोर्ट देखा है? मतलब वहां गया है सुप्रीम कोर्ट में कभी? मैंने फोटो में कि ऐसे बाहर से गुजर रहे थे तो देख लिए, नहीं तो वो देखना मतलब कम से कम गेट तक गए हैं कि नहीं। अच्छा, कितने लोग हाई कोर्ट में गए हैं? ठीक है, तो अब बताइए कि अब बताइए कि आप देख, जिसको आप देख भी नहीं पाते हैं, तो वहां उस अंदर घुस के जज से मिलना कितना बड़ा बात हो जाएगा, तो वो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना। विधायिका में क्या है कि आप वोट दे के चुनते हैं, कम से 5 साल बाद तो आपके पास आएंगे ना घूम के, उनको तो आना है। वहां पे आप उनसे सवाल कर सकते हैं कि भाई ये वादा आपने किया था, क्यों नहीं पूरा किया। वहां अकाउंटेबिलिटी है। कार्यपालिका यदि है तो वो अकाउंटेबल है संसद के प्रति, कि भाई उससे प्रश्न पूछा जाएगा, जवाब लिया जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा, उसको भी अकाउंटेबल बनाने का प्रस्ताव है, व्यवस्था है संविधान में। पर न्यायपालिका के उत्तरदायित्व के लिए कुछ है? उनका नियुक्ति प्रक्रिया देखिए, जो अभी कॉलेजियम सिस्टम है उसमें आपको पता भी चलता है कि किसका नाम भेजा जाएगा? नहीं, किसी को नहीं। हालांकि अब तो वो ये करने लगे कि भाई अपने कम से कम कॉलेजियम का जो डिसीजन होता है, डिसीजन को वो ऑनलाइन पोर्टल पे डाल देते हैं। पर वो वहां बहस क्या हुई, किन किन बातों पे चर्चा हुई, उनको नहीं डालते हैं। तो अभी भी एक प्रकार से उनकी नियुक्ति क्या है, एक पहेली है आपके लिए। कैसे कौन जज बनेगा आपको भी पता नहीं है। ठीक है। इसके अलावा उनको हटाने का जो तरीका है वो क्या है? केवल 2 ही ग्राउंड दिए गए हैं। कौन कौन से? मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, अक्षमता। ठीक है ना। दुर्व्यवहार या अक्षमता, इन 2 आधारों पर हटा सकते हैं। और वो भी उनको हटाने का तरीका। अच्छा, इसको पूरा कर लीजिए, फिर उस पर ही उसी पर डिस्कस करेंगे, न्यायिक उत्तरदायित्व। चलिए, 9वीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा। ठीक है, हाँ एक हेडिंग ले लीजिए, लिखिए IR कोहिलो। IR कोहिलो वाद 2007। चलिए 6-7 कुछ भी लिखिए भाई, इतना दिल पे नहीं लेना है। ठीक है। IR कोहिलो वाद 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए यह कहा कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। सम्मिलित कानूनों की भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। इसके लिए न्यायपालिका ने 24 अप्रैल 1973 को सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अप्रैल 1973 को कट ऑफ डेट निर्धारित की है। कट ऑफ डेट निर्धारित किया। कट ऑफ डेट निर्धारित की, ठीक है ना। यानी 24 अप्रैल 1973 के बाद जो उसमें सम्मिलित किए गए हैं उनकी न्यायिक समीक्षा
हो सकती है यदि वो फंडामेंटल राइट से विरोध में है, ठीक है ना, या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के विरोध में है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया न्यायिक समीक्षा। चलिए अब एक हेडिंग दे लीजिए, न्यायिक उत्तरदायित्व। ये अलग टॉपिक ही हो जाएगी, ठीक है ना, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से इसका सिंपल जो अर्थ है वो क्या है? जवाबदेही। मतलब आप जो कार्य कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, क्या उस पर कोई नियंत्रण है, क्या उस पर कोई सुपरविजन है, या आपने जो किया उसके लिए आप किसी को जवाब भी आपको देना पड़ेगा कि नहीं, इसी को क्या कहते हैं? उत्तरदायित्व, ठीक है। इसमें न्यायिक शब्द जुड़ गया, यानी हम उत्तरदायित्व की बात करेंगे किसके संदर्भ में? न्यायपालिका के संबंध में, ठीक है। यानी जो जज हैं, जो न्यायपालिका में काम कर रहे हैं, क्या वो जो काम कर रहे हैं उसके लिए वो उत्तरदायी हैं? यानी कि क्या उनके कार्य पे कोई नियंत्रण है, कोई डिसिप्लिन है, ठीक है, कोई सुपरविजन है कि नहीं, जो काम वो कर रहे हैं क्या उसके प्रति किसी को जवाब भी देना है उन्हें कि अगर कुछ गलत हो गया या कुछ हो गया तो वो किसी को जवाबदेह भी है अथवा नहीं, इसी को हम क्या कहेंगे? न्यायिक उत्तरदायित्व, ठीक है। अब सबको मालूम है कि एक डेमोक्रेसी है जहाँ पे सर्वोच्च कौन है? संविधान है, जनता है, ठीक है, संविधान है, मैंने एक संविधान है जिसने सबकी सीमाएं निर्धारित की हुई हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव को क्या काम करना है, लेजिस्लेटिव को क्या काम करना है, और जुडिशरी को क्या काम करना है। पर आज किसी भी डेमोक्रेसी में यदि जाएंगे और तीनों के कंपैरिजन में पूछेंगे तो जनता का सबसे अधिक सम्मान किसके प्रति होता है? विधायिका के प्रति कि कार्यपालिका के प्रति कि जुडिशरी के प्रति? सर्वाधिक जो सम्मान होता है वो किसके प्रति होता है? क्योंकि जनता को हमेशा ये लगता है कि हमारे किसी भी राइट का जब उल्लंघन होगा, कुछ होगा, तो हमको बचाएगा कौन? क्योंकि ये सब तो कल्याण भी करती हैं पर आपके पे क्या करते हैं? जुल्म भी ढाती हैं। मतलब जुल्म ढाने का मतलब कि किसी न किसी तरह से आपके किसी न किसी अधिकार को क्या करेंगी? सीमित करेंगी, किसी भी क्रम में, चाहे वो उनकी मनसा कुछ भी हो, उस पर हम नहीं जाएंगे, मतलब करेंगी। तो आपको बचाएगा कौन? जुडिशरी, ठीक है। आप जुडिशरी की तरफ भागेंगे, यानी कि जुडिशरी इज द मोस्ट रेपुटेड इंस्टीट्यूशन इन एनी डेमोक्रेसी। किसी भी लोकतंत्र में सर्वाधिक एक तरह से सम्मानजनक जो संस्था होती है, सम्मान वाली संस्था होती है, वो कौन सी होती है? अगर तीनों की एक तरह से तुलना करें सामान्य अर्थों में तो आपको लगेगा कि जुडिशरी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, मैंने बताया कि हमारे संविधान में उत्तरदायित्व निर्धारण के लिए कुछ कुछ व्यवस्थाएं बनाई गई, जैसे कार्यपालिका। कार्यपालिका के उत्तरदायित्व के लिए क्या बातें हैं? कार्यपालिका मतलब सरकार, मंत्रिमंडल। सरकार जो भी काम करेगा तो क्या होता है? संसद में उनको क्या करना पड़ता है? जवाब देना पड़ता है। यानी संसद का कोई भी सदस्य ऑन द बिहाफ ऑफ पब्लिक उनसे कोई भी सवाल पूछ सकता है, चाहे पॉलिसी के संबंध में, चाहे उसके कार्यान्वयन के संबंध में। भाई आपने ये कानून बनाया, इसमें कितने लोगों को लाभ मिला बताइए, कुछ भी, किसी भी तरह का वो प्रश्न पूछ सकता है। उनको जवाब देना पड़ता है और वो सारा जवाब ऑन रिकॉर्ड होता है। पब्लिक उसको पढ़ सकती है, हालांकि कोई पढ़ता नहीं, वो अलग बात है, पर उसको पढ़ के जान सकती है कि हाँ भाई हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। वो बजट लेके आएगी तो बजट का भाषण आएगा, फिर उस पर चर्चा होगी संसद में, उस पर वोटिंग होगी, फिर पास होगा, तब उसको पैसा मिलेगा खर्चा करने के लिए सरकार को। ये सारी चीज़ें हैं। तो एक प्रकार से क्या है, कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाया गया। किसके प्रति उत्तरदायी? सरकार किसके प्रति उत्तरदायी है? ठीक है ना, संसद के प्रति उत्तरदायी है। क्लियर? तो ये तो हो गया भाई कार्यपालिका का उत्तरदायित्व तो निर्धारित है। भाई उसके अलावा भी अगर संसद में विश्वास नहीं है तो आप क्या होंगे?
सरकार क्या हो जाएगी? अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है, निंदा प्रस्ताव है, कटौती प्रस्ताव है, ठीक है ना। अभी जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है उसके विरुद्ध भी धन्यवाद प्रस्ताव आता है। तो अगर ये प्रस्ताव अगर वोटिंग में हार जाएं तो क्या होगा? सरकार गिर जाएगी। क्यों गिर जाएगी? माना जाएगा कि सरकार का बहुमत नहीं है, यानी एक प्रकार से वो जिम्मेदार है, जवाबदेह है संसद के प्रति, ठीक है। अब हम विधायिका की बात करें, विधायिका पे क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, उत्तरदायित्व है। तो भाई आप जनता ने चुन के भेजा है, 5 साल आप ठीक है सिंगापुर घूम लिए, हर जगह घूम के आए, तो 5 साल बाद आप किसके पास आइएगा? आपको फिर मैंडेट लेना पड़ेगा। तो जनता अब वहाँ आपसे सवाल पूछेगी, हालांकि पूछता कोई नहीं है, वो अलग बात है, पर थोड़ा थोड़ा तो होता ही है। आखिर में बड़े बड़े नेता लोग हार जाते हैं। क्यों हार जाते हैं? जवाब नहीं दे पाते होंगे तो हार जाते होंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सारे लोग पुनः जीत के तो आते नहीं है, बहुत लोग हार भी जाते हैं। तो हार क्यों जाते हैं? जनता को लगता होगा कि भाई हमारी अपेक्षाओं को ये पूरा नहीं कर रहे हैं, यानी वो भी उत्तरदायी है कहीं ना कहीं। पर अब बात जब जुडिशरी की आएगी, जो कि इतनी इम्पोर्टेंट संस्था है, जिसका सबसे अधिक सम्मान है हमारे नज़र में, पर उसकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? संविधान में कौन सा प्रावधान है जो उसको अकाउंटेबल बनाता है, जवाबदेह बनाता है? कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप पढ़ते पढ़ते जाइएगा तो केवल ये मिलेगा कि निम्न आधारों पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। किस आधार पे? केवल 2 आधार हैं। किस आधार? कौन सा? मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, ठीक है ना, दुर्व्यवहार और अक्षमता, इन 2 आधार पे आप हटा सकते हैं। अब उनको हटाने की क्या संविधान में क्या प्रावधान दिया गया है? संविधान में केवल इतना लिखा गया है कि सेम सेशन में यदि संसद के दोनों सदन विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके भेज दें हटाने का, तो राष्ट्रपति उनको हटा सकता है, ठीक है ना। यानी संविधान में कोई प्रोसीजर नहीं दिया गया है। प्रोसीजर क्या है पता है? बताओ। ये तो हम बोलिए दिए, तो प्रोसीजर पूछ रहे हैं। सांसद का समर्थन चाहिए 1/4 का, 1/4 की ठीक है। सबको आप लोगों डिस्कशन नहीं है, कुछ नए लोग हैं, जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे कि लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी काम विदाउट मोशन या प्रस्ताव के नहीं होता है, ठीक है। मतलब आपको मूंगफली भी मंगाना है खाने के लिए तो उसका एक प्रस्ताव लाया जाएगा कि भाई भूख लगी है, मूंगफली मंगाई जाए, और फिर वो प्रस्ताव चाहे ध्वनि मत से पारित हो चाहे जैसे भी पारित कराना में पारित होगा, देन मूंगफली आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। मतलब ऐसे समझने के लिए कि हर चीज़ के लिए एक प्रस्ताव आता है, ठीक है, क्लियर। तो जब न्यायाधीश को हटाने की बात आएगी, क्योंकि संविधान कहता है कि विशेष बहुमत से सेम सेशन में हट जाएगा, पारित होगा, तो प्रोसीजर क्या है? तो प्रोसीजर संविधान में नहीं दी गई है। प्रोसीजर कहाँ दिया गया है? माने न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसके लिए संसद ने एक कानून बनाया, जज इंक्वायरी एक्ट 1968। मतलब उस प्रोसीजर को बनाने के लिए कानून पारित किया संसद ने, जज इंक्वायरी एक्ट 1968। इसमें प्रोसीजर क्या है कि जज को हटाने का प्रस्ताव कहाँ लाया जाएगा? प्रस्ताव मतलब हटाने का प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? जज को प्रस्ताव कहाँ लाया जाएगा? किसी में, चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में। यहाँ अगर लाया जाएगा तो कितने समर्थन होना चाहिए, और यहाँ लाया जाए तो, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जब ये प्रस्ताव आता है तो लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के जो भी अध्यक्ष होते हैं वो उस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे तो मामला आगे जाएगा। यदि अस्वीकृत कर दिया तो मामला क्या हो जाएगा? समाप्त, यानी वो प्रोसीडिंग आगे नहीं बढ़ेगी। अब स्वीकृत किस आधार पे करेंगे, नहीं करेंगे, इसका कोई उल्लेख नहीं है। अभी 1-2 साल पहले बवाल हुआ था ना
वो हाँ उन पे महाभियोग लाने का इसको महाभियोग कहा जाता है, पर संविधान में महाभियोग शब्द का इस्तेमाल नहीं है। मतलब जज को हटाने का जब प्रस्ताव लाया जाता है, राज्यसभा में लाया गया, तो भाई राज्यसभा के सभापति ने उस प्रस्ताव को क्या कर दिया, अस्वीकृत कर दिया। इस पे बहुत हल्ला हंगामा भी हुआ कि भाई ये मिली भगत है, ये है, वो है, नहीं करना चाहिए, या ऐसा कोई बात नहीं। पर नियम में ऐसा है ही नहीं। वो शक्ति देता है अध्यक्ष को कि भाई आप स्वीकार करें या अस्वीकार करें। समझ में आ गया? तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया, बात खत्म हो गया। स्वीकृत यदि हो जाता है तो क्या होता है, तो फिर एक 3 मेंबर कमेटी बनती है जांच के लिए। क्या बनती है? इस कमेटी में कौन होता है? एक सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, एक कोई प्रख्यात न्यायविद होता है, एमिनेंट ज्यूरिस्ट। प्रख्यात मतलब ये कमेटी जांच करेगी, और जांच करके यदि पाएगी कि मामला सही है, जो आरोप उन पे लगा है मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी का, वो सही है, देन वो किसको भेजेगी? फिर संसद को भेजेगी। वहां पे फिर 2/3 मेजोरिटी से पास होगा। फिर वो सेकेंड हाउस को भेजेगा, और सेकेंड हाउस में भी वही प्रक्रिया होगी, और पारित हो जाएगी तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति उसको हटाने का आदेश जारी कर देंगे। ठीक है, तो ये प्रोसीजर दिया गया है हमारे जज इंक्वायरी एक्ट में, ये प्रोसीजर बनाया गया है। और आपको पता है कि अभी तक किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ ये प्रोसीजर पूरा नहीं हो पाया। किसके खिलाफ पूरा हुआ? वी रामास्वामी में जब लोकसभा में गया तो वहां पे कांग्रेस पार्टी एब्सेंट हो गई, तो काम खत्म हो गया। जब 2/3 मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। और इसमें एक शर्त और भी है कि एक सेम सेशन में होना चाहिए। माने ये नहीं कि बजट सेशन में एक हुआ फिर एक मानसून सेशन में करिएगा, एक सेशन में ही दोनों में पास हो जाना चाहिए। यानी कि जज को हटाने का तरीका तो दिया गया कि भाई आप दुर्व्यवहार कर रहे हैं, यानी करप्शन कर रहे हैं, या ऐसा कुछ है तो आपको हटाया जा सकता है। पर वो प्रोसीजर इतना आसान बना दिया गया, मतलब इतना कठिन बना दिया गया, इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया कि किसी भी जज को आज तक हटाया नहीं जा सका। तो भाई जज भी जानते हैं कि हम एक बार आ गए तो आ गए, अब हमको हटाना बड़ा मुश्किल है। तो वो मतलब हटाना क्या है, बड़ा मुश्किल है। तो भाई जिसको मालूम है कि हमको हटाया नहीं जा सकता है, वो जवाबदेही क्यों अपनी मानेगा, वो क्यों किसी के प्रति जवाबदेह होगा? ठीक है, क्लियर ना? यानी कि जिस प्रकार से एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव को जवाबदेह बनाया गया है, उस प्रकार की जवाबदेही कार्यपालिका में नहीं है, सॉरी न्यायपालिका में नहीं है। और आपको मालूम है जैसे आरटीआई, एक तरफ आरटीआई कहता है कि भाई लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, लोकतंत्र को और मजबूत करता है, और सुप्रीम कोर्ट आपका क्या कहता है कि हम नहीं मानेंगे। माने आपको हमसे यदि सूचना चाहिए तो हमारी रजिस्ट्री का नियम है, उसके तहत आप सूचना लीजिए, हम आपको आरटीआई के तहत सूचना नहीं देंगे। तो इस प्रकार से ये प्रश्न है कि क्या न्यायिक जवाबदेही होनी चाहिए कि नहीं, न्यायिक उत्तरदायित्व होना नहीं चाहिए। बेसिकली ये प्रश्न जुड़ा हुआ है जुडिशियल रिफॉर्म से, कि कौन कौन से रिफॉर्म हमको करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो पहली बात आ जाएगी कि भाई नियुक्ति की प्रक्रिया को थोड़ा चेंज करिए। ठीक है, उसके अलावा कोई मॉनिटरिंग कमेटी होनी चाहिए जो आपके जजमेंट्स को आर्काइव में बनाए, और उनके खिलाफ पे आपकी एक समीक्षा होनी चाहिए कि आपका व्यू कैसा है। फिर उसके अलावा आपने एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या काम किया है, मैंने जुडिशियल रिफॉर्म के लिए आपने क्या काम किया है, उसके लिए कोई नियम होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा करप्शन या इस प्रकार के अगर कोई चार्जेज आपके आते हैं, जैसे भी तरुण गोगोई पे हरासमेंट का केस हुआ, पर ले दे के उस केस में हुआ कुछ नहीं। तो इस प्रकार से ये है कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, और कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे कि हमारी न्यायपालिका भी क्या बने, उत्तरदायी बने।